और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूमिन घर में अकेली थी कि तभी अचानक से डोरबेल बजती है। यहाँ पर यूमिन को लगता है कि शायद से सांगुन वापस आ गया है, जिसके चलते यूमिन बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही गेट को खोल देती है। पर यहाँ पर सांगुन नहीं बल्कि हान था। हान तुरंत ही यूमिन को बेहोश कर अपनी कार में डाल देता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर योंजू सीसीटीवी कैमरा के थ्रू देख चुका था कि वो हान ही था जो कि यूमिन को अपने साथ किडनैप करके लेके गया है। पर यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि हान बिल्कुल ही सही सलामत अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा था। यानी कि अभी तक हान ने नाटक किया था कि उसका एक पैर खराब है। यहाँ पर यूमिन तो बेहोशी के हालात में थी, लेकिन यूमिन के पास उसका फोन था, जहाँ पर जीपीएस के थ्रू सांगुन यूमिन को ट्रैक कर पा रहा था कि वो कहाँ जा रही है। कि तभी अचानक से सांगुन की नजर पड़ती है आज की तारीख पर, और आज की तारीख और कोई सी नहीं बल्कि वही दिन था जिस दिन सांगुन और यूमिन का एक्सीडेंट हुआ था। यानी कि सांगुन को कैसे भी करके यूमिन को बचाना होगा, अदरवाइज इनका फ्यूचर वापस से रिपीट हो सकता है, यानी कि इनकी जान भी जा सकती है। कुछ ही देर में यूमिन को भी होश आ जाता है, जहाँ पर यूमिन हान को रोकने के लिए तुरंत ही अपनी हाथ की बंधी हुई रस्सी को खोलती है और हान को गले से पकड़ लेती है ताकि हान तुरंत ही अपनी कार को रोक दे। अब हान तुरंत ही कार से उतरकर यूमिन को अपनी गोदी में उठाने की सोचता है ताकि वो यूमिन को यहाँ से कहीं और लेके चले जाए, लेकिन इतने में सांगुन वहाँ पर आकर हान को जोरदार धक्का दे देता है। इस टाइम पर सांगुन का ध्यान था यूमिन को सेफली कार से बाहर निकालने में, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हान तुरंत ही अपने पास से नाइफ निकाल कर सांगुन के पेट में मार देता है। यहाँ पर नाइफ लगने की वजह से सांगुन की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी सांगुन आखिरी दम तक हान से लड़ता है, अदरवाइज हान जो है यूमिन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। यहाँ पर सांगुन और हान आपस में लड़ी रहे थे कि इतने में इनके सामने वही ट्रक आने लगती है जिस ट्रक की वजह से सांगुन और यूमिन का एक्सीडेंट हुआ था। पर खैर इससे पहले कि उन्हें कुछ हो पाता, सांगुन टाइम रहते हान और खुद को उस ट्रक से बचा लेता है। और यहाँ पर ट्रक से बचते ही तुरंत ही यूमिन और सांगुन के हाथ में से वो डेट भी गायब हो जाती है, यानी कि फाइनली इन्होंने फ्यूचर को चेंज कर दिया है और फ्यूचर में इनकी जान बच चुकी है। जिसके बाद हान को तो पुलिस वाले अपने साथ लेके चले जाते हैं। वहीं पे सांगुन को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है क्योंकि सांगुन की कंडीशन काफी बिगड़ चुकी थी। यहाँ पर डॉक्टर्स का मानना था कि नाइफ जो है सांगुन के पेट में लगी है, जिसके चलते सांगुन को इंटरनली काफी डैमेज हुआ है। उन्होंने सांगुन को बचा तो लिया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि सांगुन होश में कब आएगा। ये सारी न्यूज सुनकर यूमिन को काफी बुरा लगता है, इवन वो तो खाना खाना तक छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर चा यॉन यूमिन से कहती है कि उसे अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज उसके बेबी को भी इफेक्ट पड़ेगा, और सांगुन कभी भी नहीं चाहेगा कि यूमिन का बेबी अनहेल्दी हो। वहीं पे दूसरी तरफ हान से मिलने के लिए किम सो जाता है, जहाँ पर किम सो बोलने लगता है हान से कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा काम भी करोगे, और तुम्हारा पैर कब ठीक हुआ, क्योंकि तुम तो लंगड़ा के चलते थे ना। जिस पर हान रिप्लाई में कहता है कि एक्चुअली में मैंने बहुत टाइम पहले ही जो है यूएसए में अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते अब मेरे पैर प्रॉपर्ली ठीक हो गए हैं। और रही बात अफसोस मनाने की, तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैंने आज क्या करा, क्योंकि मैं चाहता था सांगुन से बदला लेना, और इन सब चीज का मेन रीजन आप हो। आप तो मुझे प्यार करते ही नहीं थे, अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप कभी भी मेरी मॉम को इस तरह से छोड़ नहीं देते, और उसके बाद जो है चायोन से शादी नहीं करते, क्योंकि आपने मेरी मॉम को छोड़ा और चायोन से शादी करी। इसी रीजन की वजह से सांगुन पैदा हुआ, और इसी वजह से जो है मेरा कंपटीशन बढ़ गया। यहाँ पर हान के मुंह से ये बात सुन किम शो कहने लगता है कि तुम मुझे गलत सोचते हो। जिसके बाद किम शो वहाँ से निकल जाता है हान को एक लेटर पकड़ाकर। किम शो के जाने के बाद जब हान उस लेटर को पढ़ता है तो वो लेटर और किसी ने नहीं बल्कि हान की मॉम ने लिखा हुआ था किम शो के लिए। इस लेटर में हान की मॉम ने साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं भाग के जा रही हूँ, यानी कि किसी और आदमी के साथ। और रही बात हान की, तो मैं हान को भी अपने साथ नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो आएगा तो बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा, इसलिए हान की जिम्मेदारी मैं आप पे सौंप रही हूँ। इस लेटर को पढ़ने के बाद हान को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ में। उल्टा उसके फादर ही थे जो उसको प्यार करा करते थे। हान की मॉम तो उसे ऐसे ही छोड़ के चली गई, पर अब पछता के क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि यहाँ पर किम शो जब हान को वो लेटर पकड़ाता है तो जाने से पहले किम शो हान से ये कह देता है क्लियरली कि आज के बाद हम दोनों का रिश्ता भी खत्म हो चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जिनी को देख पाते हैं, जहाँ पर प्रेगनेंसी की वजह से जिनी का पेट अब काफी बाहर आ चुका था। यहाँ पर जिनी के पास एक होटल की स्टाफ आकर उसे इन्फॉर्म करती है कि उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर रूम को खाली कर देना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हान तो जेल में है। और रही बात जिनी की, तो जिनी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो रूम का पैसा पे कर सके। जिसके बाद खुद को सरवाइव करवाने के लिए जिनी के पास लास्ट ऑप्शन बचता है हान की फैमिली। यहाँ पर जिनी अपना पूरा लगेज लेकर हान के घर में पहुंच जाती है।
जिसे देखकर चायोन जिनी से कहने लगती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने इतना बड़ा कांड करा, उसके बावजूद भी तुम हमें अपनी शक्ल दिखा रही हो। जिस पर जिनी का सीधा रिप्लाई था कि मैं मानती हूँ कि इसमें मेरी और हान की गलती है, हम लोगों ने बहुत उल्टे सीधे काम करे हैं, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है वो आप ही लोगों का खून है ना, तो इस हक से आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस बच्चे को बड़ा करना, इस बच्चे को इस दुनिया में लाना। जिस पर चायोन का सीधा रिप्लाई था कि हमें थोड़ी ना पता कि ये हान का बच्चा है, क्या पता ये किसी और का बच्चा हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती है तो हम उस पर ट्रस्ट कर लेते, बट अगर तुम्हारी बात आती है तो तुम्हारे पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इवन तुम्हारी मम्मी तक अच्छी नहीं थी। चायोन की बात सुन जिनी गुस्से में आकर चायोन से कहने लगती है कि आप मेरे कैरेक्टर पे कैसे उंगली उठा सकते हो, क्योंकि ये तो मेरे अकॉर्डिंग हान का ही बच्चा है, और जब तक ये मेरे पेट से बाहर नहीं आ जाता तब तक हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये किसका बच्चा है, और अगर बाई चांस ये हान का बच्चा हुआ तो आप लोगों को काफी अफसोस होगा कि आपने अपने पोतों को ही जो है अच्छे से ट्रीट नहीं करा। अब यहाँ पर जिनी को ग्रैंडमा रिप्लाई देते हुए कहने लग जाती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मेरे विदेश में कुछ कॉन्टेक्ट्स है, उनके थ्रू जो है मैं ये पता लगवा सकती हूँ कि ये किसका बच्चा है, तुम्हारा वो कुछ टेस्ट कर देंगे और बता देंगे कि ये किसका बच्चा है। अगर ये हान का बच्चा हुआ तो हम इसे अच्छे से पढ़ा लिखा के बड़ा करेंगे, लेकिन अगर ये किसी और का बच्चा हुआ तो हम इसे कभी भी अपने घर में नहीं रखेंगे। यहाँ पर ग्रैंडमा जिनी से पूछने लगती है कि क्या तुम मेरी कंडीशन एक्सेप्ट करती हो, क्या तुम रेडी हो इस चेकअप के लिए। ग्रैंडमा की ये बात सुनकर साफ साफ दिख रहा था कि जिनी के चेहरे पे 12 बज चुके हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जिनी प्योर थी ही नहीं, अगर जिनी प्योर होती तो उसे इस चीज़ का डर नहीं होता, पर जिनी तो ऑलरेडी मल्टीपल लोगों के साथ सो चुकी है, तो जिनी को क्या पता कि ये किसका बच्चा होगा। दूसरी तरफ हम जियोन मिन को देख पाते हैं जो कि जीवॉन के घर जाता है फूल का बुके लेकर। साथ साथ यहाँ पर जियोन मिन जीवॉन से माफ़ी मांग लेता है, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जियोन मिन की गलती है, वो अपनी सगी बेटी को तक जो है नहीं पहचान पाया था, क्योंकि अगर जियोन मिन अपनी खुद की बेटी को पहचान लेता तो शायद से अभी तक ये सारे उल्टे सीधे काम नहीं हुए होते। वहीं पे दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि 2 महीने हो चुके हैं लेकिन सांगहुन अभी तक होश में नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी यूमिन हमेशा सांगहुन के बगल में बैठकर उससे बातें करती रहती। अब यहाँ पर यूमिन अपनी बात खत्म करने के बाद जैसे ही सांगहुन के फोरहेड पे किस करती है कि तभी अचानक से सांगहुन का माइंड काम करने लग जाता है। यहाँ पर सांगहुन यूमिन से मन में कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकता हूँ, भले ही मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी बातें सुनाई दे रही है। जिसके बाद सांगहुन एक्सीडेंट के डे वाली स्टोरी हमें नरेट करना शुरू कर देता है कि एक्सीडेंट वाले दिन क्या हुआ था। ग्रैंडमा की तबीयत तो उस दिन खराब हो गई थी, जिसके चलते सांगहुन तुरंत ही यूमिन को बाय कह के वहाँ से निकल गया था, लेकिन सांगहुन रास्ते में पहुंचा ही था कि इतने में सांगहुन को दोना कॉल करती है। यहाँ पर दोना सांगहुन को बताती है कि ग्रैंडमा भी ठीक हो चुकी है, जिसके चलते सांगहुन को अभी ग्रैंडमा से मिलने नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर सांगहुन अभी ग्रैंडमा से मिलने आएगा तो ग्रैंडमा को लगेगा कि मेरी वजह से जो है सांगहुन को प्रॉब्लम हुई। साथ साथ यहाँ पर दोना सांगहुन को ये भी बता देती है कि लीमिन की फैमिली थोड़ी सी अजीब है। अभी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात फैली है कि यूमिन ने जो है उनकी पेंटिंग्स में से लीगल पेंटिंग्स बेची है, जिसे सुन सांगहुन दोनों को क्लियरली कह देता है कि जो कुछ भी तुम सोच रही हो वो पूरा का पूरा गलत है, यूमिन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द जो है सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसके बाद सांगहुन तुरंत ही अपनी गाड़ी को घुमाकर बिल्कुल स्पीड में निकल जाता है एग्जीबिशन की तरफ, क्योंकि सांगहुन को मालूम था कि यूमिन जैसी लड़की ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती है, क्योंकि यूमिन के लिए अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो यूमिन अपनी फैमिली को ही क्यों घाटे में डालेगी। लेकिन यहाँ पर सांगहुन का गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की वजह से सांगहुन जल्दीबाजी में रोड क्रॉस करने लगता है, और उस टाइम पर यूमिन ने तक रेड लाइट नहीं देखी थी, जिसके चलते यहाँ पर सांगहुन और यूमिन की गाड़ी क्रैश हो जाती है। पर इसके बावजूद भी यूमिन को हल्की फुल्की चोट लगी थी, बट सांगहुन को नहीं, सांगहुन को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि दूसरी कार में यूमिन बैठी हुई है। लेकिन इससे पहले कि सांगहुन कार से बाहर निकलकर यूमिन को बचा पाता, तभी अचानक से वही ट्रक आकर सांगहुन की कार को ठोक देती है, और अब ट्रक के ठोकने की वजह से सांगहुन को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। मतलब सांगहुन अपनी एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंच चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी सांगहुन अपनी कार से बाहर निकलता है ताकि वो यूमिन को बचाए। पर ऑफ कोर्स ऐसा सांगहुन बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि सांगहुन की तबीयत और ज़्यादा खराब थी। सांगहुन धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है, बट इस टाइम पर भी सांगहुन जो है यही मन में प्रे कर रहा था कि प्लीज़ भगवान हमें एक और चांस दे दीजिए, मुझे एक और लाइफ दे दीजिए और यूमिन को भी एक और लाइफ दे दीजिए। अगर आप हमें एक और लाइफ देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा यूमिन को खुश करने की, जो कुछ भी खुशी यूमिन को अभी तक नहीं मिल पाई है वो मैं फुलफिल करूँगा। और शायद से भगवान ने उनकी सुन ली, और इसी रीज़न की वजह से वो लोग वापस से पास्ट में चले गए ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके।
थे। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ह्यूमन हॉस्पिटल के छत में मौजूद थी। वेल ह्यूमन प्रे कर रही थी कि सांगुन जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि वो ये सब कुछ चीज़ डिजर्व नहीं करता है। उसकी लाइफ में तो खुशियाँ होनी चाहिए। जिसके बाद जब ह्यूमन वापस से सांगुन के पास जाती है कि तभी रास्ते में ह्यूमन को दोना दिख जाती है, जहाँ पर दोना की आंखों में आंसू थे। यहाँ पर दोना भागते हुए ह्यूमन को गले लगा लेती है और ये सब कुछ दोना ने इसलिए करा क्योंकि फाइनली सांगुन होश में आ चुका है। वेल जब ह्यूमन सांगुन को अपनी आंखों के सामने देखती है तो शुरुआत में तो सांगुन ह्यूमन को टीज करते हुए कहने लग जाता है कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती थी ना, जिसके चलते तुम मेरे आसपास भी मौजूद नहीं हो। जिस पर ह्यूमन भी सांगुन को डायरेक्टली कह देती है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो चीटिंग हुई। मैं इतने टाइम से तुम्हारे आसपास बैठी रहती थी तो तुम जो हो कभी भी होश में नहीं आए, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या चली गई, तुम फटाफट से होश में आ गए। जिसके बाद सांगुन को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दिया जाता है, जहाँ पर सांगुन के फैमिली मेंबर्स काफी खुश थे कि फाइनली सांगुन ठीक हो चुका है। इसके बाद सांगुन को किमशो बात करने के लिए बुलाता है। यहाँ पर किमशो सांगुन से कहने लगता है कि फैमिली वही होती है जो कि मुसीबत के टाइम पर हमें सपोर्ट करे। हम भले ही कितना भी उल्टा सीधा काम क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी वो स्टिल जो है हमारे साथ खड़ी रहे। किमशो आगे कहता है कि मैं बुढ़ा हो चला हूँ, जिसके चलते मैं ये होप करता हूँ कि तुम हमेशा जो हो इसी तरह से अपना काम करते रहो और सभी लोगों को खुश रखो। मतलब फाइनली इसके बाद सांगुन ह्यूमन के साथ अपने घर भी पहुंच जाता है, जहाँ पर सांगुन ह्यूमन को समझाने लगता है कि हमने सभी लोगों से अपना रिवेंज ले लिया है, लेकिन इसके बाद से हमें रिवेंज लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे फैमिली मेंबर्स ने हमारे साथ बहुत बुरा करा, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरा भाई और वो तुम्हारी बहन है। यानी कि यहाँ पर सांगुन ह्यूमन से ये कह रहा था कि उन्हें अब सारे के सारे गिले शिकवे अपने मन से हटा देने चाहिए। अब उन्हें जिनी और हान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद सांगुन ह्यूमन से पूछने लगता है कि उसने इन 2 महीनों में क्या क्या किया। वेल ह्यूमन सांगुन को बताती है कि उसने काफी मजे किए। ह्यूमन की मॉम उसे रोज ही टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया करती थी, मतलब ह्यूमन को नहीं खिलाती थी, वो इनडायरेक्ट वे में ह्यूमन के पेट में जो उनका नाती है ना उन्हें खिलाया करता थी। साथ साथ ह्यूमन के फादर और ग्रैंडफादर को भी अकल मिल चुकी है और अब वो वापस से लग चुके हैं अपनी कंपनी को ग्रो करने में, और इस चीज में ग्रैंड मदर भी उनकी मदद कर रही है। यानी कि एक तरह से उन्हें आइडियाज दे रही है कि उन्हें किस तरह से अपनी कंपनी ग्रो करनी चाहिए। मतलब नेक्स्ट सीन हमारे कांगशन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर सुनमे और शिन लगे पड़े थे काफी सारा खाना बनाने में। एक्चुअली में इनके घर में एक गेस्ट आने वाला था और ये गेस्ट जो है मेल नहीं था बल्कि फीमेल थी। यानी कि कांगशन एक बार फिर से एक और लड़की को डेट करना शुरू कर दिया है। और एज यूजुअल कांगशन की ये वाली भी गर्लफ्रेंड जो है काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसके चलते सुनमे और शिन भी काफी रईसों की तरह बिहेव कर रहे थे। और इस बार की कांगशन की गर्लफ्रेंड एक्चुअली में काफी ज्यादा रिच होती है। वेल कांगशन की गर्लफ्रेंड सुनमी से कहने भी लग जाती है कि क्यों ना हम कल मॉल चले, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें एक पर्स गिफ्ट में दूं, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें एक भी चीज जो है गिफ्ट नहीं करी है। इवन यहाँ पर वो गर्लफ्रेंड शिन से भी कहने लगती है कि क्यों ना मॉम आप भी हमारे साथ मॉल पे चलो। और ऑफ कोर्स वो दोनों तो लालची थे ही थे, जिसके चलते वो खुशी खुशी जो है उस गर्लफ्रेंड को हाँ कह देते हैं। वेल इनकी पूरी की पूरी फैमिली प्रॉपरली रेडी होने वाली थी कि तभी एक बार फिर से यहाँ पर एंट्री होती है जिनी की, जो कि अपना इतना मोटा सा पेट लेकर कांगशन के घर में पहुंची हुई थी। वेल यहाँ पर शिन जिनी को देखकर कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में आने की, फटाफट से इस घर से निकल जाओ, तुम क्या सोच के इस घर में एंट्री ली हो। जिस पर जिनी शिन से कहने लगती है कि ये जो मेरे पेट में बच्चा है ना वो कांगशन का है, इसी रीजन की वजह से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, यानी कि ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस बच्चे को पालने की। वेल ये बात सुनकर सभी के सभी काफी शॉक्ड में थे। इवन यहाँ पर सुनमी कांगशन से क्वेश्चन भी करती है कि क्या आप सच में जिनी के साथ सोए थे, जिसका रिप्लाई में कांगशन कुछ नहीं कहता। कांगशन को इस तरह से शांत देखकर कांगशन की न्यू गर्लफ्रेंड भी समझ जाती है कि जिनी सच कह रही है। एक्चुअली में कांगशन और जिनी का भी कुछ ना कुछ चला होगा और इसी रीजन की वजह से वो लड़की तुरंत ही घर से बाहर निकल जाती है कांगशन के साथ अपना रिश्ता सारा का सारा खत्म करते हुए। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद कांगशन तुरंत ही जिनी का हाथ पकड़ते हुए अपने रूम में लेके जाता है और कहने लगता है कि क्या सच में ये मेरा बच्चा है। जिस पर जिनी कहने लग जाती है कि मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है, वो सारी बातें मैंने ऐसी ही कर दी थी, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा भी बच्चा हो, बट मैं विश करती हूँ कि ये तुम्हारा बच्चा ना निकले। और यहाँ पर जिनी की इतनी बेवकूफ़ वाली बातों को सुनकर कांगशन को अंदर से काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि जिनी ने तो बिना सोचे समझे कांगशन की गर्लफ्रेंड के सामने सब कुछ उल्टा सीधा कह दिया है, जिसके चलते कांगशन का रिश्ता बना बनाया भी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर जिनी आगे कहती है कि छोड़ो, हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम इस छोटे से घर में अपने बच्चों को कैसे बड़ा करेंगे। और ये वाला सीन तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि कांगशन हमेशा से जिनी को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, तो लो बन गई जिनी उसकी एक तरह से वाइफ।
वेल अब इसके बाद जिनी अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल में जाती है। वेल यहाँ पर जिनी इसलिए नहीं गई होती लीमिन से मिलने के लिए क्योंकि उसे लीमिन की याद आ रही थी, बल्कि जिनी यहाँ पर लीमिन से इसलिए मिलने के लिए गई हुई थी क्योंकि जिनी को लग रहा था कि क्या पता लीमिन ने और कहीं पे भी पैसे छुपा रखे हो। जिस पर लीमिन साफ साफ जिनी से कह देती है कि मेरे पास अब कोई भी पैसा नहीं है, जितना भी पैसा था वो सारा का सारा इन लोगों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और अब जिनी को भी समझ आ गया था कि अब उसकी मॉम उसके किसी भी काम की नहीं है, जिसके चलते जिनी तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है, ये कहते हुए कि हमारा रिश्ता भी यहीं पे खत्म होता है। मतलब लीमिन ने इतना पाल पोस के जिनी को बड़ा करा, और इवन लीमिन ने भले ही किसी के साथ भी बुरा क्यों ना करा हो, लेकिन जिनी के साथ तो वो हमेशा अच्छा करती थी ना। लेकिन इसके बावजूद भी लीमिन ने तुरंत ही अपना एक लात मार के इस पूरे रिश्ते को खत्म कर दिया। अब आगे हम देखते हैं कि जी वॉन यूमिन को बता रही थी कि फाइनली जी वॉन और जियोन मिन ने भी अपनी सारी की सारी लड़ाई को खत्म कर दी है, यानी कि उन्होंने सारी बात क्लियर कर दी है। और ये सब कुछ इन्होंने इसलिए करा ताकि कभी भी वो एक दूसरे से मिले तो कभी भी जो है उनको अजीब ना लगे एक दूसरे को मिलके, बल्कि वो नॉर्मली एज अ फ्रेंड एक दूसरे से मिल सके। वहीं पे दूसरी तरफ जियोन मैन और ग्रैंडफादर भी मिलकर काफी अच्छे से अपने बिजनेस को हैंडल कर पा रहे थे। इवन यहाँ पर इनकी ग्रोथ अभी ज्यादा नहीं हो रखी थी, बट स्टिल उनकी ग्रोथ जो है थोड़ी बहुत होने लग गई थी, और इस काम में थोड़ा बहुत यूमिन भी उनकी हेल्प करने में लगी थी। अब आगे यूमिन को सांगुन का कॉल आता है, जहाँ पर सांगुन यूमिन को तुरंत ही मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि सांगुन ने डिसाइड किया है कि वो आज के आज अपना मैरिज को रजिस्टर कर देंगे। वहीं पे दूसरी तरफ वॉन भी रिंग को देखने में लगा हुआ था, और ये रिंग और किसी की नहीं सांगुन की थी, जो कि आज वो यूमिन को देने वाला था। लेकिन तभी इतने में वॉन की टक्कर हो जाती है सुजिन से, जिसके चलते तुरंत ही सांगुन की वो रिंग वॉन से गुम हो जाती है। वेल तुरंत ही वॉन और सुजिन मिलकर उस रिंग को ढूंढते हैं, और फाइनली सुजिन को वो रिंग मिल भी जाती है। बट यहाँ पर जब सुजिन वॉन को रिंग पकड़ाती है तो यहाँ पर सुजिन अब जाकर वॉन का क्लियरली फेस देख पा रही थी, और यहाँ पर सुजिन के मन में थोड़ी बहुत वॉन के लिए फीलिंग्स उभरने लग गई थी। जिसके बाद फाइनली सांगुन और यूमिन भी अपना मैरिज रजिस्टर करवा लेते हैं, और वहीं पे सुनमी को भी अपना एक क्रश मिल गया था, और हो सकता है आगे चल के वो दोनों पार्टनर्स भी बन जाए। वेल अब मैरिज रजिस्टर करवाने के बाद यूमिन तुरंत ही सांगुन को उसी रेस्टोरेंट में लेके जाती है जहाँ पर यूमिन और सांगुन की पहली बार मुलाकात हुई थी। वेल रेस्टोरेंट में जाने के बाद यूमिन बिल्कुल उसी तरह से एक्ट करती है जिस तरह से यूमिन ने सांगुन के साथ फर्स्ट मीटिंग में करा था कि क्या मैं इस सीट में बैठ जाऊं, बट सांगुन ने रिप्लाई नहीं दिया तो यूमिन खुद से ही सीट में बैठ गई। और पिछली बार सांगुन ने यूमिन की तरफ होटल का कार्ड बढ़ाया था, लेकिन इस बार यूमिन जो है सांगुन की तरफ होटल का कार्ड बढ़ाती है, और यहाँ पर यूमिन के इस एक्ट को देखकर सांगुन को काफी ज्यादा हंसी आती है। जिसके बाद सांगुन नील डाउन होता है और फाइनली यूमिन की तरफ वो रिंग बढ़ाते हुए यूमिन को प्रपोज कर देता है। और ऑफ कोर्स यूमिन और सांगुन ने तो ऑलरेडी अपनी मैरिज रजिस्टर कर दी है, यूमिन प्रेग्नेंट भी है, तो यूमिन किस हक से सांगुन को मना कर सकती है। जिसके बाद सांगुन तुरंत ही यूमिन को रिंग पहनाता है और तुरंत ही गोदी में उठाकर उसको रूम की तरफ लेके जाता है, और ये सीन देखकर सबको काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, बट सांगुन और यूमिन को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। अब ऐसी एक साल बीत जाता है जहाँ पर यूमिन एक बहुत क्यूट सी बेबी गर्ल को बॉर्न किया था। वेल सांगुन और यूमिन हमेशा अपनी बेटी के साथ फोटोज क्लिक करवाते ताकि वो इन सारी मेमोरीज को कैप्चर कर सके और ये चीज देख सके कि किस तरह से उनकी बच्ची बड़ी होती जा रही है। और ड्रामे के एंड में यूमिन सभी अपने व्यूअर्स को ये बताती है कि अब जाकर हुई मेरी परफेक्ट मैरिज, और यहीं पे हमारा ये ड्रामा पूरा खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय। There was a time when you had me falling to the ground.